सभी दर्शकों को नमस्कार। आवाज़ हिमाचल टीवी में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं यशपाल ठाकुर, कैमरामैन प्रिंस ठाकुर के साथ सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं परवाणु में, जो आज की तारीख में किसी नाम का, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। और इस शख्स के बारे में आसपास के गांव में, परवाणु शहर में हर कोई जानता है, लेकिन उसे जिस नाम से जानते हैं वो सब परवाणु की आवाज़ के नाम से लोग जानते हैं। लेकिन उनका असली नाम और वो कहाँ से परवाणु में आए हुए हैं, कब परवाणु में आए, इसके बारे में हमारे शायद बहुत कम साथी परवाणु में लोग जानते हैं। और जिस तरीके से समाज सेवा की तरफ इन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, आज हम उसी चीज़ को लेकर इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे इनको प्रेरणा मिली, क्योंकि एक छोटे से गांव से ये परवाणु में आए हैं। और इनसे जानना चाहेंगे आज इनके गांव का नाम और किस तरह से परवाणु में आए थे, किस मकसद से आए थे और किस चीज़ से ये समाज सेवा की तरफ प्रेरित हुए। हर चीज़ से हम आज आपको रूबरू कराएंगे और इसी से हम आपको मिलाने जा रहे हैं परवाणु की आवाज़, जिनका असली नाम है सोहन राजपूत। सोहन राजपूत जी, आपका आवाज़ हिमाचल टीवी में स्वागत है। सोहन राजपूत जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप परवाणु, आपके गांव का नाम क्या है और आप कब परवाणु में आए और कैसे आपकी ये शुरुआत परवाणु में हुई? मैं तहसील कसौली के दाड़वा गांव का रहने वाला हूं और मैं 15 अगस्त 2010 को परवाणु में आया था। और यहां पर रोजी रोटी कमाने के मकसद से ही मैं आया था। और यहां आने के बाद मैंने माइक्रोटेक उद्योग में 2-3 साल काम किया और इसके साथ साथ यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह देख के हम उससे प्रेरित हुए और ब्लड डोनेट करना भी स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं कंपनी छोड़ करके अपना निजी व्यवसाय शुरू किया, जिसमें गाड़ी वगैरह लेके अपना ट्रांसपोर्ट का छोटा सा काम शुरू किया। मैं आपको रोकना चाहूँगा सोहन राजपूत जी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी ब्लड डोनेशन की बात की सोहन राजपूत जी ने, तो आपको हम बताते हैं कि इन्होंने ब्लड डोनेशन का भी शायद इनका एक रिकॉर्ड है कि कितनी बार ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं अपनी छोटी सी उम्र में। आपकी उम्र कितनी है सोहन राजपूत जी? मेरी उम्र है 31 साल। 31 साल इनकी एज है। और कितनी बार आप ब्लड डोनेट कर चुके हो? 43 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। 31 साल की उम्र में और 43 बार ये ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो आप समझ सके एक युवा जिनकी शादी को भी शायद साल 1-2 साल ही हुए हैं, और तो इन्होंने इतनी बार ब्लड डोनेट कर दिया है। इनको देख देख के हमारे शहर में, आसपास के गाँव में बहुत लोग प्रेरित हुए हैं और हम भी इनके वीडियो देख के, इनको देख के प्रेरित, ब्लड डोनेशन की तरफ प्रेरित हुए थे। तो ये भी है कि इन्होंने अच्छी परवाणु के अंदर पहल की। और परवाणु की आवाज़ के नाम से जो आपने एक फेसबुक पेज चलाया था, उसके वो आपको कहाँ से इसका आपको प्रेरणा मिली, कहाँ से आइडिया आया आपको कि अब, क्योंकि परवाणु में आप एक उद्योग में काम करने के इरादे से आए थे, तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि परवाणु की आवाज़ का आपने जो फेसबुक चलाया था, परवाणु के मुद्दों को उठाना आपने उस पर शुरू किया था, ये कहाँ से आपको आइडिया मिला था? एक्चुअली जब हम यहाँ आए तो हमें लगा कि शहर में बहुत सी समस्याएं हैं और लोगों के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपनी समस्याओं को रख सके और उनका निजात मिल सके। इसके लिए जो छोटी समस्याएं होती थी, हम डीसी सोलन को या मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखते थे और हमें लगता था कि ऐसा करके हम सिर्फ अपनी समस्याओं को जो है सरकार के या प्रशासन के समक्ष रख पा रहे हैं। और फिर हमने सोचा कि लोग भी अपनी समस्या जो है लोगों के समक्ष रख सके और हमने 2016 या 17 के आसपास इस पेज को बनाया। आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि शायद जब आपने परवाणु के आवाज़ के नाम से फेसबुक पेज बनाया, तो शुरू में आपके ऊपर लोगों की तरफ से ये एक वो भी लगा था कि ये तो पेज एक पॉलिटिकली पार्टी का है, और ये एक, क्योंकि जब आपने परवाणु के मुद्दे उठाने के तो स्पेशल एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लिख रहे हैं जी, तो उस समय क्या आपको मनोबल आपका टूटा जब लोगों ने इस तरह से आपका कटाक्ष करना शुरू किया? फेसबुक पेज पे भी लोग आपका कटाक्ष करते थे, आपको एक पॉलिटिकल आदमी का ही एजेंट बताना लोगों ने शुरू कर दिया था, तो उस समय आपको कैसा लगा था? उसके बावजूद भी आपके कदम बढ़ते गए और आप मुद्दे उठाने से आप हटे नहीं, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली बहुत से लोगों को लगता था कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, परंतु जब हमने जो भी मुद्दे सरकार के या प्रशासन के समक्ष रखे, वो लोक सेवा के ही थे। और लोगों ने उस कोरोना समय में मेरे ऊपर 2 FIR भी हुई और मुझे काफ़ी धमकियां भी आई कि आप आज के बाद इस पेज को नहीं चलाओगे, और बहुत सी चीज़ें हुई, परंतु मेरा मनोबल नहीं डगमगाया और हम कंटिन्यू ही इस पेज को चलाते रहे। तो मैं सोहन राजपूत जी आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने परवाणु की आवाज़ बन के अपना काम शुरू किया, तो आपका आज की डेट पे कारवां भी काम परवाणु में बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि परवाणु की अब आपने एक ट्रस्ट भी रजिस्टर करा दिया। किस नाम से आपका वो ट्रस्ट है? जी, हमने परमाणु चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से अपनी संस्था को रजिस्टर्ड करवाया है
और कितने आपसे कितने लोग आपके ट्रस्ट में अब जुड़ चुके हैं जो आपकी समाज सेवा इस ट्रस्ट के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं? फिलहाल जो मेन हमारा ट्रस्ट है उसमें हम 6 लोग हैं जो हमारे मेन ट्रस्टी है। अभी हमारा पे जो है ट्रस्ट 24 तारीख को ही रजिस्टर्ड हुआ है। इसके बाद इसकी जो और फॉर्मेलिटीज़ है, इनकम टैक्स और बैंक अकाउंट वगैरह है, वो अभी प्रोसेस में है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम बाकी सारे मुद्दों पर ध्यान देंगे। 6 लोगों के जो आपके कार्य करने के 6 लोग हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे? जिसमें मैं इसका चेयरमैन और फाउंडर हूँ। उसके अलावा हरविंदर ठाकुर जी है, वो हमारे प्रेसिडेंट है, और रोहित शर्मा है, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। विनय जैन हमारे वाइस चेयरमैन हैं, और राजीव गुप्ता जी गैलेक्सी वाले जो है वो हमारे कोषाध्यक्ष है, और मोनिशा शर्मा जो हाल ही में पार्षद भी है, वो हमारे इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। सोम राजपूत जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि जब आपने परवाणु की आवाज़ बन के लोगों के मुद्दे उठाने शुरू किए, तो आज आप परवाणु की आवाज़ से चेंज होकर जो आप अपने जो परवाणु में आवारा गाँव की सेवा करने का जिम्मा उठाया, जो लोग जिनका कोई नहीं है और बीमार है उनका आपने इलाज कराने का जिम्मा उठाया, तो आपका मतलब आज की डेट में आप एक मतलब मुद्दे का समाज सेवा की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो गया है। तो आपका ये एकदम से प्लेटफॉर्म जो चेंज हुआ है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या सोच के आपने अपना इस ट्रस्ट बना के लोगों की सेवा करने की सोची? क्योंकि आज की डेट में आप कोई पॉलिटिकल मुद्दे, आप हम आपके पेज को फॉलो करते हैं, आप पॉलिटिकल मुद्दों को आप नहीं उठाते। किसी पॉलिटिकल बहुत कम लोगों की आप पॉलिटिकल मुद्दों की आवाज़ उठाते हो। आजकल आप लोगों की समाज सेवा और लोगों की भलाई के ही मुद्दे उठाते हैं। तो आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, किस तरीके से आपका एक प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है आपने? यार क्योंकि आप एक युवाओं के लिए प्रेरणा भी बनते जा रहे हो परवाणु के अंदर, क्योंकि एक छोटे से गांव से निकलकर और परवाणु के अंदर आके इतनी बड़ी सेवा करना, ट्रस्ट बनाना, ये कोई कम बात नहीं है। तो आप हमें बताएंगे कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि जो आप आज आपने, क्योंकि प्राय देखा कि आपने भी देखा होगा कि बहुत लोग गौरक्षा के बारे में नारे लगाते हैं, बहुत लोग गौरक्षा के बारे में राजनीतिक दल बनाए कि गौरक्षा करेंगे जी, क्योंकि उनको तो वोट बैंक लेने हैं, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें परवाणु के अंदर आपकी ही एक संस्था ऐसी है जो जहाँ भी हमारी गौ माता को विपदा आ रही है या कोई मुसीबत में है, तो आप सबसे आगे खड़े होते हैं, और खुद जिस ट्रस्ट के आप सेवा, खुद ही आप सड़क के ऊपर खड़े हो अपने काम काज छोड़ के। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? थोड़ा युवाओं, हमारे दर्शकों को बताइए ताकि आपको देख के युवाओं को भी इसमें प्रेरणा मिले। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमारे घर में भी पशु होते थे, तो हमने पशु को पाल रखा है और हमारा उनके साथ एक लगाव है। तो जब लंपी बीमारी आई तो हम पहले दिन गायों का इलाज करने के लिए निकले और हम स्प्रे लेके आए थे कि हम इनके जख्मों पे लगाएंगे। परंतु जब हमने स्थिति देखी तो बहुत ज़्यादा भयानक थी और ऑप्शन कोई नहीं था, ना कोई यहाँ पे डॉक्टर था और ना दवाइयों का कुछ था। तो हमने खुद ही बीड़ा उठा लिया और हम रात को निकल पड़ते थे, मैं और हरविंदर ठाकुर और भी लोग हमारे साथ होते थे। तो उस समय परमाणु की सड़कों पे 130 के आसपास जो है आवारा गौवंश थे, और लोगों ने अपने बीमार गायों को सड़कों पे छोड़ दिया और जब ठीक होगी तो ले गए। तो इसमें बहुत से लोगों को हमारा सहयोग रहा लोगों का, और लगभग 4 लाख के आसपास की जो दवाइयाँ हमारे इस कार्यक्रम में लगी, और वो भी लोगों ने ही स्पॉन्सर की, और सारी गायें ठीक होगी। और हमारा फिर एक मिशन बन गया कि जहाँ पे भी गौ माता की जरूरत होगी वहाँ पे हम खड़े रहेंगे, ताकि कोई पहाड़ से गिर रही है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो जितना हम कोशिश करते हैं कि उनको ठीक करें। और गौशाला में भी गाय रखी है, नगर परिषद का भी सहयोग रहा, राधे श्याम गौशाला कालका का भी सहयोग रहा। तो इस तरह से ये कार्य चलता रहा। सोम राजपूत जी, एक और गौशाला के नाम से एक बात हो जाती है कि आपको महसूस नहीं होता है कि परमाणु से आप, कई बार आपसे बात होती है कि आज हमने गौ राधा श्याम गौशाला कालका भेज दिया है, कि आपको नहीं लगता है कि हमारे प्रवेश द्वार हिमाचल प्रदेश में कोई गौशाला, बड़ी गौशाला होनी चाहिए? जहाँ हम हिमाचल वालों को गौशाला कोई बीमार गए पर कालका गौशाला में भर्ती करानी पड़ती है, परवाणु में आपको क्या गौशाला की कमी महसूस नहीं आती? तो क्या आपने कभी प्रशासन से इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई? आपको नहीं लगता कि प्रशासन को, नेताओं को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए? जब हम गाय को कालका भेजते हैं तो बड़े दुखी मन से हमारे को वहाँ पे संपर्क करना पड़ता है और उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वो इस बीमार गाय को रख ले, क्योंकि इलाज तो हम हर गाय का कर सकते हैं, परंतु बिना शेल्टर के हम कुछ नहीं कर सके। यहाँ पे डिस्पेंसरी भी अलॉट हुई है गौशाला के लिए, पर वो भी बन नहीं पाई है। और हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड करने का यही मकसद था। हम भविष्य में प्लानिंग करें कि कम से कम 1000 या 2000 गाय की जो है हम गौशाला परमाणु में स्थापित करेंगे, अगर हमारे को प्रशासन और सरकार का सहयोग मिलता है और हमारे को ज़मीन इत्यादि का बंदोबस्त हो जाता है।
तो क्या आपको ये पूरा समाज सेवा करते समय कई मुसीबतों का भी सामना करना पड़ रहा है, कोई परेशानी आपको आती है इसी बीच में? बहुत सी चीज़ें होती है, इसके लिए हमें अपना काम भी छोड़ना पड़ता है, फंड्स की भी ज़रूरत होती है। अब ESI अस्पताल में भी हमारे 3 से 4 मरीज ऐसे हैं जो लावारिस हैं और उनकी भी हम देख रेख कर रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल का भी बड़ा सहयोग रहता है। एक कैंसर पेशेंट है, वो 5-6 महीने से हम उनका इलाज करवा रहे हैं, तो बड़ी सुबह शाम उनको देखना पड़ता है, तो बड़ी समस्याएं आती है। मैं अपने दर्शकों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ सोहन राजपूत जी के बारे में, कि ये वो शख्सियत है जो सुबह उठ के गऊ की सेवा भी करते हैं और जहाँ समस्या उन्हें भी आते हैं, उसके साथ साथ ये अपना परिवार भी चलाते हैं। ये अपने इनकी एक गाड़ी है, इन्होंने जब भी इनको कॉल करो तो बीच में टाइम लगा के 1-2 चक्कर चंडीगढ़ के गाड़ी के भी लगाते हैं, अपने परिवार का भी ख्याल रखते हैं और समाज सेवा में भी रात के 12 बजे तक भूमिका निभाते हैं। तो अपने दर्शकों, हमारे जो आजकल का युवा है जो नशे की तरफ भटक रहा है, आपको उनको गलत राजनीति भी गलत से फंस जाते हैं, तो आपका सोहन राजपूत जी क्या संदेश है युवाओं के लिए कि ताकि उनको भी प्रेरणा मिले? क्योंकि लोगों के पास ज़्यादातर शिकायत होती है कि जी मेरा काम नहीं चल रहा, काम धंधा नहीं चल रहा, जबकि आप भी एक छोटे से गांव से आके परवाणु के अंदर नौकरी करने के बाद आपने अपना काम शुरू किया है और काम भी कर रहे हो और समाज सेवा भी कर रहे हो। तो आप कोई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं के लिए देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि नशा जो है आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन करके हमारी युवा पीढ़ी के सामने खड़ा हुआ है, और हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस नशे से लड़ें और अपनी युवा पीढ़ी को इससे बचाएं। और हम सबको कोशिश करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन सब तभी इसको हटा सकते हैं अगर हम अपना व्यक्तिगत समय दे करके इसको दूर करने की कोशिश करें। मेरा एक और सवाल सोहन राजपूत जी, परवाणु में बहुत सामाजिक संस्थाएं हैं, हर संस्था अपने अपने तरीके से किसी न किसी तरीके से लोगों की मतलब किसी न किसी सेवा में लगे हुए हैं। तो क्या आपकी संस्था के अलावा कोई और भी ऐसी संस्थाएं हैं जो गौरक्षा के लिए आगे आए हों या इस तरह से गौरक्षा का कहीं मतलब आगे काम कर रहे हो, गौओं के लिए काम कर रहे हो? हालांकि बहुत से लोग हैं जो बोलते भी हैं और करते भी होंगे, और हमने देखा है कि आज हम सुबह एक गाय का जो सींग आँख में चला गया था वो काटने चक्की मोड़ गए, तो हालांकि वो गाय हमारे पास से भागी। फिर वहाँ पे जो कुछ लोग थे, बाहर के गाड़ी वाले लोग थे, उन्होंने उस गाय को काफ़ी दूर जाके पकड़ा और हमें बुलाया, और फिर हमने जो है उसके सींग काटे ताकि उसकी आंख में न जाए। बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं परमाणु में जो काम कर रही है, और सबका अपना अपना काम करने का नज़रिया है, सबके अपनी अपनी लिमिट है, सबके अपने अपने फंड्स है, और किसी के पास समय नहीं है। आज के टाइम में हर कोई व्यस्त होता है, और हम साफ नीयत से काम करते हैं तो समय भी निकल जाता है। अंत में आपका कोई संदेश परमाणु शहर के लिए? बस परमाणु शहर के लिए यही संदेश है कि सब मिलजुल के रहें और समस्याओं को प्रशासन के सामने रखें और अपनी युवा पीढ़ी को नशे से बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे हमारे सोहन राजपूत जी जो परवाणु की आवाज़ बन चुके हैं आज और पूरी अपने समाज सेवा कर रहे हैं। तो इसका सभी दर्शकों का एक बार फिर धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक है द्रोणाचार्य PG कॉलेज ऑफ एजुकेशन रेट शाहपुर। एडमिशन ओपन BBA BCom PGDCA। संपर्क करें 9418316847।